नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। देश की राजनीतिक हवा थोड़ी सी बदल गई है। राहुल गांधी के रवैये, कांग्रेस के तरीके और उससे बाद प्रधानमंत्री मोदी का अप्रोच, दूसरी तरफ अमित शाह जो अलग अलग पार्टियों से कोऑर्डिनेशन स्थापित कर रहे हैं, देश की राजनीतिक हवा फिर से बदलने लगी है। विपक्ष की कई पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में लगी है। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और जितना कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, थर्ड फ्रंट बन रहा है, उतना ही भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री की मोदी के साथ आने की कवायद भी शुरू हो गई है। विपक्ष में बैठी पार्टियों के बड़े बड़े नेता अब प्रधानमंत्री मोदी के कुछ मामलों में तारीफ करते हैं, कांग्रेस बौखला जाती है और कहती है नहीं नहीं, ये तो इंडी अलायंस का एजेंडा नहीं है, ये हमारे एजेंडे में शामिल नहीं है, ये उनका अपना व्यक्तिगत राय हो सकता है और इसीलिए चिट्ठियां लिखी जा रही है। एक पार्टी की चिट्ठी, दूसरी पार्टी की चिट्ठी, और ऐसे चिट्ठियों से लोकसभा का पूरा नेचर बदल रहा है, सीट चेंज हो रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता से बाहर निकाले जा चुके हैं और राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बनी है कि अब जो लोकसभा का अगला सेशन आएगा यानी मॉनसून सत्र के दौरान, उस समय पता चल जाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन जो आगे आने वाला है बिल के तौर पर, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम तो 375 लोकसभा सांसदों का समर्थन मिलना तय है, क्योंकि ये पार्टियां अब धीरे धीरे मुद्दा आधारित समर्थन की बात कर रही है और इसलिए राहुल गांधी परेशान हैं। क्योंकि इस बीच सबसे पहले शरद पवार सामने आए। शरद पवार साइलेंट मूड में थे, शांत। इस बदलती हुई परिस्थितियों में वो चुपचाप मुंबई में बैठे हुए थे और कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे। भले ही कुछ समय पहले ही जब तमिलनाडु की राजनीतिक परिस्थितियां बदली और कांग्रेस ने यू टर्न लिया, डीएमके के साथ गठबंधन तोड़ दी और टीवीके के साथ गठबंधन बनाकर ये सपना पूरा करने में लग गई कि एक और स्टेट में कांग्रेस समर्थित सरकार तो कहलाएगी, क्योंकि अवधारणा बन रही थी कि पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है। मोदी के आने से पहले यानी 2014 से पहले जिस कांग्रेस के पास पूरे देश में 1208 विधायक हुआ करते थे, कई राज्यों में सरकारें हुआ करती थी, वो सीमित हो चुकी है। 50% विधायकों का लॉस हो चुका है, यानी कि एक एक राज्य कांग्रेस से केवल छिनती नहीं जा रही, बल्कि वहां पर कांग्रेस का आधार भी खिसकता जा रहा है, यानी विधायकों की संख्या कम होती जा रही है। जहां विपक्ष में भी कांग्रेस बैठी हुई है, वहां भी इनके सीट के जीतने की संभावनाएं कमजोर होती जा रही है और विपक्ष में भी कई स्टेट में विपक्षी पार्टी यानी कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका के लायक भी विधायक इनके पास नहीं है। भले ही सरकार केरल में बन गई हो, लेकिन यह भी सरकार कांग्रेस की अकेली नहीं है। ऐसी स्थिति आ गई कि एक राज्य केरल में जहां इतनी बड़ी जीत हुई, लेकिन यूडीएफ की जीत हुई और वहां भी अकेले दम पर सरकार बनाने लायक बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला। दबाव की राजनीति बनी और फिर मुस्लिम लीग ने जो कब्जा किया कांग्रेस के पूरे विचारधारा पर, क्योंकि वहां पर जो जीत कर आए विधायक हैं, 63 विधायक अगर कांग्रेस के हैं तो उसमें से 30 विधायक ऐसे हैं जो डोमिनेटेड, मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्रों से जीत कर आए हैं और वहां पर मुस्लिम लीग की भूमिका कांग्रेस से ज्यादा बड़ी है उनको मुस्लिम वोट दिलवाने में। नहीं तो वहां के मुसलमानों के लिए ये कांग्रेस को छोड़कर वामपंथी पार्टियों की तरफ जाना कोई मुश्किल नहीं है। दोनों एक ही विचारधारा से चलते हैं, दोनों मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन केरल में सरकार बनी और इधर साथ ही तमिलनाडु में भी सरकार में शामिल हो गई कांग्रेस पार्टी। लगा कि नहीं, अभी केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल, ये 4 राज्यों में हमारी सरकार, उसके बाद गठबंधन सहयोगी के तौर पर हम केवल झारखंड में सरकार बनाकर रखे हैं, तो कम से कम तमिलनाडु में भी ये जुड़ जाएगा कि कांग्रेस सरकार में शामिल है। लेकिन डीएमके ने सीधे तौर पर 4 दिन के अंदर ही औकात बता दी और औकात बताने के साथ ही लेटर भी लिख दिया कि जाओ
जाकर स्पीकर के सामने अब ये बात होगी कि हमारे जो सांसद हैं लोकसभा के अंदर 22 सांसद, वो तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे जो इर्द गिर्द बिठा कर रखते हो, हमारा सीट अरेंजमेंट चेंज कर दो। केवल वही नहीं, जो कुछ पार्टियां न एनडीए में है न इंडी अलायंस में है, इन लोगों ने भी सीधे तौर पर हाथ खड़ा कर दिया। और डीएमके में बात हुई स्टालिन की, वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी के साथ, और जगन मोहन रेड्डी ने भी कहा हम तो पहले से ही मुद्दा आधारित समर्थन देते रहे हैं, लेकिन आप भी उसी आधार पर समर्थन देना शुरू करो, क्योंकि हम तो वो पार्टी हैं जो कांग्रेस के और गांधी परिवार के धोखे के आधार पर ही बने हैं। वाईएसआर राजशेखर रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके पिता के मौत के बाद, यानी कि जगन मोहन रेड्डी के पिता के मौत के बाद जब ये राजनीति में आए तो कांग्रेस ने इतने धोखे दिए कि उन्हें अपनी पार्टी बनानी पड़ी, और इसलिए दोनों के बीच बात हुई। ये बात आगे बढ़ते हुए तेलंगाना में बीआरएस में भी पहुंची, यानी कि भारत राष्ट्र समिति केसीआर, ये केसी रामाराव के साथ जिस तरीके से कांग्रेस पेश आ रही है, उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश में पार्टी तोड़ भी दी, और उसके बाद 10 से ज्यादा विधायकों को अपने साथ कर लिया। इसके कारण बीआरएस ने भी कहा कि नहीं, हम भी कांग्रेस के साथ तो नहीं बैठेंगे, नहीं खड़े हो सकते हैं, बल्कि हम मुद्दा आधारित समर्थन देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस को उसकी औकात बतानी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खतरा हमें अपने स्टेट में कांग्रेस से है। ये धोखेबाजी चल रही थी, और इधर तेलंगाना से बढ़ता हुआ महाराष्ट्र भी पहुंच गया। शरद पवार की कल मीटिंग हुई अपने पार्टी के नेताओं के साथ। पार्टी में हलचल पहले से ही चल रही थी, मर्जर प्लान को लेकर हलचल चल रही थी, और इसी के लिए सुनेत्रा पवार ने एक मीटिंग की प्रशांत किशोर के साथ कि इनका पॉलिटिकल नॉलेज अच्छा है, भले ही अपनी पार्टी को जीरो पर ही सिमट कर रख दिया, लेकिन फिर भी राजनीतिक मामले में सलाह तो दे सकते हैं, और एडवाइस जो होगी वो आगे के लिए होगी। ये रणनीति बनाने के लिए, कंपेन तैयार करने के लिए नहीं है कि चुनाव में कैसे कंपेनिंग करें, बल्कि एक पॉलिटिकल एडवाइजर के तौर पर। मुंबई में इधर मीटिंग हुई प्रशांत किशोर और सुनेत्रा पवार की, और दूसरी तरफ मीटिंग चल रही थी शरद पवार के अपने पार्टी के नेताओं की। यह भी मर्जर प्लानिंग चल रही है, और उसमें शरद पवार जैसे ही मीटिंग लिए, मीटिंग में अपने नेताओं को भी, अपने सांसदों विधायकों को भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने मिडिल ईस्ट क्राइसिस के समय बहुत बेहतर तरीके से देश को संभाला है, अच्छी भूमिका निभाई है। और इसी मैसेज के साथ उन्होंने आगे मैसेज कन्वे किया कि अब हमें क्या करना है, दिल्ली की राजनीति में हमारी भूमिका क्या होगी, यह भी बातचीत हुई। और उसके बाद कांग्रेस के खेमे में बौखलाहट, कांग्रेस के तरफ से बयान पर बयान आने लगे शरद पवार के। ये अपने निजी विचार हो सकते हैं, ये महाविकास अघाड़ी के विचार नहीं हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे कंफ्यूज हैं, लेकिन उनके सांसद तो उनके साथ हैं ही नहीं। 7 सांसद, यानी 9 में से 7 सांसद तो हर रोज मीटिंग कर रहे हैं। कभी अमित शाह के साथ मीटिंग, कभी एकनाथ शिंदे के साथ मीटिंग, कभी श्रीकांत शिंदे के साथ मीटिंग, कभी उदय सामंत के साथ मीटिंग, यानी कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के साथ और केंद्रीय मंत्रियों के साथ ये मीटिंग का दौर चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कब हरी झंडी मिले कि हम गुट बनाएं और उद्धव ठाकरे को छोड़कर बाहर चले जाएं। उद्धव ठाकरे अभी भी समझदारी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये स्थिति आई, और ये स्थिति आगे बढ़ते बढ़ते उत्तर प्रदेश में भी आई, अखिलेश यादव के साथ भी। क्योंकि अखिलेश यादव आजकल इस बात के लिए सोच रहे हैं कि कांग्रेस कितनी धोखेबाज पार्टी हो सकती है, और इसका एजेंडा क्या है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले क्या एजेंडा है। 37 सांसद हैं लोकसभा के अंदर उनके, यानी कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में। और अखिलेश यादव के साथ धोखे की बात कांग्रेस की यही कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, और इनके 2 दलित नेता सीधे मायावती के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। हालांकि मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुलाकात नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आप अप्रोच नहीं कर रहे। ये जिस तरीके से तनुज पुनिया और राजेंद्र पाल गौतम, ये दोनों एससी के लीडर हैं, अनुसूचित जाति के लीडर, कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के नेशनल कन्वेनर, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इनको चुना गया था राजेंद्र पाल गौतम को।
और उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी के तौर पर ये तनुज पूनिया हैं। दोनों चले गए मायावती के साथ कि मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे और फिर आगे की प्लानिंग करेंगे कि अगर अखिलेश यादव के साथ कुछ खटपट हुआ तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन होने की संभावना है। अखिलेश यादव की नाराजगी तो बढ़ेगी कि अगर अखिलेश यादव को गठबंधन से बाहर ही करना है और उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ना है, मुस्लिम वोट मायावती और कांग्रेस को बांटना है, तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव उनका साथ क्यों दे? क्योंकि हर बार ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश के चुनाव में एक सीट की मांग पर अखिलेश यादव को कमलनाथ ने बेइज्जत कर दिया था। बोला था ये अखिलेश वकलेश कौन है, मध्य प्रदेश में उसे कौन जानता है, जो करना है कर लेगा, लेकिन एक सीट भी नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव वो भी अब इस गुट में, शरद पवार वाले गुट में शामिल है कि कांग्रेस को अपने ही संसाधनों से मजबूत होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और फिर ममता बनर्जी जो भारतीय जनता पार्टी से चिढ़ी हैं लेकिन कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं है, अभी उनके बंगाल में राजनीतिक तूफान है, उनको अपना खुद का ही डर है कि कितने सांसद हम अपना एकजुट करके रख पाएंगे। लेकिन इसके लिए उनको यह लगता है कि अगर आगे केंद्र की राजनीति करनी है तो थर्ड फ्रंट जो शरद पवार बता रहे हैं, जो स्टालिन बता रहे हैं, जो तेजस्वी यादव भी उसके लिए इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार हैं, जो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के बीच इस बीच जो ट्विनिंग बहुत मजबूत हुई है, ये सारे जब हम लोग हैं तो फिर ये एंटी बीजेपी मोर्चा बनाने के लिए कांग्रेस के सहारे की क्या जरूरत हो सकती है? इसलिए सीट अरेंजमेंट चेंज करो। लोकसभा के अंदर भी ये दिखनी चाहिए कि केवल भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टी यानी एनडीए और दूसरी तरफ कांग्रेस ही नहीं है, राहुल गांधी ही नेता नहीं है, बल्कि ये लोग भी नेता हैं। इसलिए हम अपने अलग अलग गुट में रहेंगे और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से अलग तीसरे मोर्चे के आधार पर सीट अरेंजमेंट चेंज करवाएंगे। यानी जो पंक्तियां होगी उसमें यह नहीं होगा कि हम इनके साथ, ये सत्ता पक्ष ये विपक्ष, अगर विपक्ष है तो विपक्ष भी दो गुटों में रहे, ये नहीं कि पूरा विपक्ष एकजुट है। ऐसी अवधारणा क्रिएट करके राहुल गांधी अपने आप को जो मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर पलीता पड़ गया है और इसीलिए डर कांग्रेस को लग रही है। चारों तरफ से इनके लिए समस्या ही समस्या। शाह और स्पीकर ने मिलकर जिस तरीके से सुपर एक्शन मोड दिखाया है, लोकसभा के अंदर सीट अरेंजमेंट चेंज, आगे के बिल के लिए रास्ता तैयार, 2/3 बहुमत वाले बिल के लिए भी रास्ता तैयार, चाहे यूसीसी ही क्यों ना हो। और उसके साथ ही राहुल गांधी को पूरे विपक्ष के नेता के तौर पर जो प्रोजेक्ट किया जाता था, वो अब पूरे विपक्ष के नेता नहीं रह पाएंगे। कांग्रेस के नेता बनो, कांग्रेस के आधार पर बात करो। यही स्थितियां अब लोकसभा के अंदर बन चुकी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इस तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।